Hey guys, welcome back to an Academy Class 9 and 10. This is Rashmi Singh, your teacher. RSYT is my code. I hope you people have already seen the top 30 MCQs of the chapter Federalism. आज करने वाले हैं भाई subjective questions. Guaranteed है ये questions आपके CBSE के एग्जाम में and स्कूल के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे. तो बच्चों बस फटाफट से आ जाओ और हम कर लेते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस को स्वाहा. ओके, सो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन. हमारी जो केंद्र की सरकार है वो हिंदी को क्यों नहीं जबरदस्ती लगवा सकती है स्टेट गवर्नमेंट में एज ऑफिशियल लैंग्वेज? व्हाई इज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉट कंपेलिंग द स्टेट टू अडॉप्ट द हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज? ऐसा क्यों नहीं कर रही है हमारी केंद्र की सरकार? तो देखो बच्चों, देश जो है अपना, वहां पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है ना. इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल कंट्री जहां पे 1500 से भी ज्यादा डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस जो हैं वो मदर टंग की तरह लोग बोलते हैं. ऐसा हमें सेंसस में पता चला था 1991 के. ठीक है, एंड इसके अलावा जब हम सर्वे करते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि हिंदी तो सिर्फ 40% लोग ही बोलते हैं. ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने इंडिया के अंदर 22 लैंग्वेजेस को स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस घोषित किया है, जिसमें हिंदी भी इंक्लूडेड है, इंग्लिश इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है, इन द स्टेट्स ऑफ सदर्न इंडिया बहुत ज़्यादा वायलेंट क्लैशेस भी हुए थे जब 1965 में इंग्लिश हटाने की बात की गई थी. सो दीज आर द रीजंस क्योंकि जिसकी वजह से हमारी केंद्र की सरकार जबरदस्ती स्टेट्स में हिंदी नहीं लगवा सकती. कॉन्ट्रास्ट द फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट विद द यूनिटरी सिस्टम सेटअप. सबसे पहले तो आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए. फेडरल गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है इंडिया, यूनिटरी सिस्टम है श्रीलंका. पावर शेयरिंग में आप पढ़ ही चुके हो कि यहाँ पे तमिल्स चाहते थे कि यहाँ पे फेडरलिज्म आ जाए, बट हुआ नहीं था ऐसा कुछ. नाम से ही समझ में आ रहा है यूनिटरी मतलब एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा. आप कोशिश करना कि इसका आंसर आप टेबल के फॉर्म में ही लिखो. ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया है, विच इज नॉट एक्चुअली वेरी गुड वे टू आंसर. ऐसे भी लिखोगे तो ऐसा नहीं है, नंबर कट जाएंगे, मिल जाएंगे नंबर. ठीक है, सो फेडरलिज्म में 2 लेवल्स होते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर 1 लेवल होता है. सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर जो है वो नेशनल लेवल की पॉलिसीज बनाती है फेडरल सिस्टम के अंदर. ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो डेली एडमिनिस्ट्रेशन देखती है. ठीक है, यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब कुछ बनाएगी. कोई सी भी पॉलिसी होगी लोकल लेवल के इंपॉर्टेंस की, नेशनल लेवल के इंपॉर्टेंस की, रीजनल लेवल के इंपॉर्टेंस की. एन एग्जाम्पल तो मैंने तुमको बता ही दिया, वो लिखना ही लिखना है. 2 टाइप्स ऑफ रूट्स थ्रू विच द फेडरेशंस आर फॉर्म्ड. 2 तरीके के रास्ते जिसके थ्रू बेसिकली फेडरेशन बन सकता है. तो बच्चों इसका आंसर है कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. जब बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स खुद साथ में आते हैं और एक फेडरेशन बनाते हैं सो दैट कि वो थोड़े स्ट्रांग हो जाएं, जैसे कि यूएसए के अंदर हुआ था. आपको याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में तुमने पढ़ा था यूएसए में ब्रिटिशर्स की कितनी कॉलोनीज थी? 13 कॉलोनीज थी, और उस टाइम तो कॉलोनियलिज्म का जमाना चल रहा था. फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले की बात है. तो ये 13 कॉलोनीज अगर अलग अलग कंट्री बनाते तो वापस से कोई कॉलोनाइज कर लेता. दैट इज वाई दे ऑल केम टुगेदर एंड दे फॉर्म्ड अ बिग कंट्री. ठीक है, तो ये हो गया कमिंग टुगेदर फेडरेशन. ऑन द अदर हैंड इंडिया की अगर हम बात करें तो 565 प्रिंसली स्टेट्स से कॉलोनी तो एक ही थी ना. तो ये सारी स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने खींचा, लेकर आए और स्टेट्स बनाया. तो दैट इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. When a country decides to divide its power between the constituent states and national government, it is called holding together federation. इसका आंसर होगा, इसका एग्जाम्पल होगा SBI, स्पेन, बेल्जियम एंड इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन द रोल ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया. अब फेडरलिज्म लगा दिया, उसको प्रैक्टिस करने के लिए कोई मेथड तो करना पड़ेगा ना हमें अडॉप्ट. तो यहाँ पे मेथड हमने यही अडॉप्ट किया है कि कौन सी गवर्नमेंट किस चीजों पे लॉ बनाएगी. ये एक लेजिस्लेटिव लिस्ट है. ठीक है, सो यूनियन लिस्ट जो है वो काम करेगी उन सब्जेक्ट्स पे जो कि बिल्कुल नेशनल लेवल के इंपॉर्टेंस के, और पूरे देश में एक ही चीज होनी चाहिए, एक ही लॉ होना चाहिए. अब जैसे करेंसी है, अगर हर स्टेट की अपनी अपनी करेंसी होगी तो कितना कंफ्यूजन हो जाएगा ना. इसीलिए पूरे देश में एक ही करेंसी चलती है. ठीक है, ऐसे ही जैसे डिफेंस है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, तो ये पूरे देश के लिए एक ही होती है ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग स्टेट्स के लिए नहीं होती है. लेकिन अगर हम पुलिस की बात करें तो राजस्थान पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, बिहार पुलिस सब अलग अलग हो सकते हैं. ठीक है, गुजरात पुलिस.
तो वो हो गया आपका स्टेट लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बनाएगी। स्टेट लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट के लेवल के इंपॉर्टेंस के हैं, जैसे पुलिस आ गया, ट्रेड आ गया, एग्रीकल्चर आ गया। कॉन्करेंट लिस्ट वो होता है जिसमें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल करके लॉ बना सकती है। जैसे देखो, आप जिस भी स्टेट में पढ़ रहे हो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है ना, वहाँ सीबीएसई बोर्ड तो चलता ही होगा, उसके साथ साथ कोई ना कोई स्टेट बोर्ड भी चलता होगा। ठीक है, सो एजुकेशन इज वन टॉपिक जिसपे दोनों ही सरकारें अपना अपना रूल्स बनाती हैं। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, एंड इसके अंदर आ जाता है एजुकेशन, फॉरेस्ट, देन अडॉप्शन, ट्रेड यूनियन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था 1992 में। इसका क्या इंपॉर्टेंस है? बहुत इंपॉर्टेंस है। ये थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है देश की। ये लेवल एक चांस देती है जनता को कि वो सीधे सीधे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल बन जाएं, जो कॉमन जनता होती है। 36 लाख सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, और यहाँ पर वुमेन को 33% रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, इससे हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम और भी स्ट्रेंथन हो गया है। लोकल इश्यूज लोकली बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है लोकल लेवल पे, एंड बहुत फास्टली क्विकली सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम। मेरे घर के आगे की अगर ज़मीन लाइक रोड टूट गई है तो मैं फटाफट से जाऊंगी, लोकल गवर्नमेंट को अप्रोच करूंगी, वो सही हो जाएगा। अगर मुझे हर चीज़ के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार के पास जाना पड़े तब तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा ना बच्चों। एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज ऑफ द अर्बन एरिया। अब अर्बन एरिया में जैसे गाँव में पंचायती राज होता है ना, ऐसे अर्बन एरिया में लोकल गवर्नमेंट कैसा होता है ये बताना है। So local government body exists in urban area. In towns there are municipalities. ठीक है, और जो बड़ी सिटीज होती है वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं। छोटे टाउन में म्युनिसिपैलिटी, बड़े शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बोथ म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय द इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम वार्ड मेंबर वगैरह भी बोलते हैं ना अपने अपने जगहों पर। म्युनिसिपैलिटी इज हेडेड बाय द चेयरमैन एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज हेडेड बाय द मेयर। म्युनिसिपैलिटी हेड चेयरमैन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उनको हम मेयर कह देते हैं। 6 क्वेश्चन हो गया है भाई। 7 पे आ जाते हैं। फेडरल गवर्नमेंट यूनिटरी गवर्नमेंट में डिफरेंस बताना है। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं थोड़ी देर पहले, है ना। सो यूनिटरी सिस्टम में सारी की सारी पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। फेडरल में स्टेट्स और लोकल गवर्नमेंट को भी पावर मिलती है। फेडरल सिस्टम के अंदर भाई सेपरेटली सेंट्रल स्टेट को आप क्या करते हो, पावर देते हो। यहाँ पर कोई सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता है यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर। फेडरल सिस्टम का फोकस है नेशनल एंड स्टेट इश्यूज दोनों को सॉल्व करेंगे, लेकिन यूनिटरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ नेशनल लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व होएगी। फ्रांस, इटली, जापान, यूके में यूनिटरी है, और हमारे इंडिया वगैरह में ये कर चुके हैं ऑलरेडी। हाउ फेडरलिज्म लीड्स टू रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर डिफरेंट कास्ट ग्रुप। अलग अलग लेवल पे हम रिजर्वेशन क्यों दे रहे हैं कास्ट ग्रुप को? क्योंकि हर स्टेट में सेम कास्ट के लोग नहीं रहते ना बच्चों। So federalism means sharing of power among the central and non-central authority. Even in the constituent units or in states, there is diversity in the population. ठीक है, जैसे अगर आप जाओगे बिहार वगैरह में तो वहां पे हो सकता है यादव्स आपको ज्यादा मिलेंगे, लालू यादव, रिमेंबर, दूध वूध जो निकालते, वो वाली कम्युनिटी ज्यादा मिलेगी। राजस्थान में आओगे तो गुज्जर ज्यादा मिल सकते हैं। ठीक है, सो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के लोग हैं, तो उनको उस हिसाब से रिजर्वेशन दे दी गई है टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड वॉइस टू वेरियस सोशल ग्रुप। इन यहाँ पर ST, ST, SC, OBC, विमेन सबको रिजर्वेशन मिला है, और इसका एम यही है कि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है ना बच्चों, उनको भी इक्वल चांस मिले, उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिले, उनको प्लेटफॉर्म मिले जहां पे वो अपने ग्रीवेंसेस को वॉइस आउट कर सके। What was the amendment regarded to decentralization? क्या अमेंडमेंट किया था हम लोगों ने 1992 में? हम देखो, हमारे यहाँ इंडिया में तो भाई बहुत ज़माने से पंचायत वगैरह रहती थी, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया 1992 में। 73rd अमेंडमेंट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है 73rd अमेंडमेंट। ठीक है, यहाँ पर हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। इट क्रिएटेड द थर्ड लेवल ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया बिलो द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि डेमोक्रेसी को और ज़्यादा पावरफुल बनाया जाए और इफेक्टिव बनाया जाए, ताकि जनता को हम ज़्यादा पावर दे सकें, लोकल प्रॉब्लम्स को लोकली सॉल्व कर लिया जाए। ये सारी इसका पर्पस था। हाउ इज द फेडरल गवर्नमेंट बेटर देन द यूनिटरी गवर्नमेंट? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। फेडरल ऑब्वियसली बेटर होएगा, है ना, क्योंकि आपके पास पावर शेयरिंग हो रही है वहां पे। जब हम इनकी डिफरेंसेस को पढ़ते हैं ना, तो हमें समझ आता है कि फेडरल गवर्नमेंट सर्टेनली स्कोर ओवर द यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, स्पेशली जब बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन होगा ना,
तो आपको भाई फेडरल गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। इट्स लाइक एक क्लास है, उसमें बहुत सारे क्लास के बच्चे एक साथ बिठा दिए मैंने, तो मुझे मॉनिटर्स बनाने पड़ेंगे ना हर क्लास को मॉनिटर करने के लिए। एक ही क्लास में 1 2 3 4 5 6, जैसे स्कूल के अंदर असेंबली होती है, जब हॉल लाइक असेंबली के टाइम पर हर क्लास के बच्चे होते हैं, तो उनको वॉलेंटियर करने के लिए कुछ कुछ लोग लगते हैं ना, उनको माइंड कराने के लिए, वैसे ही। सो इन द चैप्टर पावर शेयरिंग वी हैव सीन दैट यूनिटरी गवर्नमेंट के चलते कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया श्रीलंका में, है ना, फेलियर हो गया। इन श्रीलंका यूनिटरी गवर्नमेंट फेल्स टू सॉल्व द डिस्प्यूट ऑफ द डिफरेंट सेक्शंस। बेल्जियम में हमने क्या देखा, ऑल टाइप्स ऑफ पीपल हैव बीन अकोमोडेटेड। बेल्जियम में हमने फेडरलिज्म लगा दिया, तो वहाँ हैप्पीली लोग रहने लग गए। श्रीलंका में तो सिविल वॉर हो गया। सो इसीलिए फेडरलिज्म बेटर है एज कंपेयर टू यूनिटरी गवर्नमेंट। डिस्कस व्हाई द स्पेशल स्टेटस हैव बीन गिवन टू फ्यू स्टेट्स इन इंडिया। यस, हमारे इंडिया में कुछ स्टेट्स को बेटा बहुत स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है ना, काफी इंपॉर्टेंस मिली हुई है। क्यों? क्योंकि कुछ स्टेट्स जो है ना, वो वहां पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, डाइवर्स पॉपुलेशन है, ठीक है। 1947 में जब बाउंड्री बहुत सारे स्टेट्स के बने, लैंग्वेज के बेसिस पे बना दिया कि एक तरह के लैंग्वेज बोलने वाले लोग जो है ना वो एक जगह पे रहें, ठीक है। सो इंडिया वाज चेंज्ड ओवर टू क्रिएट न्यू स्टेट। दिस वाज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पीक द सेम लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बना दिए, दैट इज दे स्टे टुगेदर इन वन पर्टिकुलर रीजन। कुछ स्टेट्स जो हैं उन्होंने बेसिकली लैंग्वेज के बेसिस पे उनको नहीं क्रिएट किया गया, उनको क्रिएट किया गया कल्चर, एथनिसिटी, ज्योग्राफी के बेसिस पे। जैसे नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड। बिहार और झारखंड पहले एक ही था, बिहार नाम था उसका, लेकिन जो झारखंड के लोग हैं उनका कल्चर बहुत डिफरेंट था, तो इसलिए एक नया स्टेट बनाया ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, एथनिसिटी एंड कुछ जगहों पर कुछ स्पेशल पावर्स दे दी, वहां के लोग वहीं पे जमीन खरीद सकते हैं, कहीं और नहीं खरीद सकते। सो हाउ फार इट इज करेक्ट टू से दैट फेडरलिज्म वर्क्स ओनली इन अ बिग कंट्री? आपको क्या लगता है ये सही है? बेल्जियम तो कितनी छोटी सी कंट्री है, वहां पे भी फेडरलिज्म अच्छे से काम कर रहा है ना। सो फेडरलिज्म मीन शेयरिंग ऑफ पावर among central and non-central authority. It works in big countries where the area is very large, ठीक है, and it makes it difficult to be effective managed through one level of government. In such cases, different levels of government are formed and have broad-based participation of the people. So in big countries, federalism works really well, but it does not mean that it is not good for smaller countries. It is good for smaller countries as well. Is it easy to make changes to the power sharing arrangement? Easy था क्या? अगर सपोज करो राजस्थान की गवर्नमेंट चाहे कि हम अपने यहाँ पे वोटिंग एज 14 ईयर्स कर दें, इजिली हो जाएगा ये लॉ इम्प्लीमेंट? नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। यूनिलेटरली नहीं चेंज कर सकते। अगर हमें कोई भी चीज को चेंज करना है तो पहले हमें लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी से पास कराना पड़ेगा उस लॉ को। उसके बाद अगर यहाँ से हो भी गया तो सेकेंड टेस्ट, हमारे जितने भी स्टेट्स हैं उसमें से 50% स्टेट्स इसको हाँ करना चाहिए, अग्री करना चाहिए। 28 स्टेट्स है ना, 50% कितना जाएगा? 14 स्टेट्स हाँ बोलेंगे, तब जा करके ऐसा कोई चेंज होगा, ठीक है। सो दिस कैन नॉट बी टेकन विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। एक्सप्लेन द रोल ऑफ जुडिशरी। जो जुडिशरी का रोल है ना बेटा, वो तो एम्पायर के जैसा है, ठीक है। दे इंश्योर कि बहुत सारे लॉज एंड प्रोसीजर इंप्लीमेंट हों। जुडिशरी का काम यही है, देखना कि इंप्लीमेंट हो भी रहा है लॉज जो बन रहे हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज द एक्सक्लूसिव अथॉरिटी ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स। सपोज करो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की लड़ाई हो गई, तो कौन आएगा लड़ाई सॉल्व कराने? सुप्रीम कोर्ट। द हाई कोर्ट स्टैंड एट द हेड ऑफ द स्टेट्स जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। यूनियन टेरिटरीज कम अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स हाई कोर्ट। यूनियन टेरिटरीज उस स्टेट के हाई कोर्ट के अंदर ही आ जाती है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या है? हमारी वो बॉडी है जो लॉज बनाती है, ठीक है। इट इज आवर कंट्रीज लॉ मेकिंग बॉडी। इट इज एन असेंबली ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। जैसे लेजिस्लेचर में लोकसभा है, राज्यसभा है, वहां पे रिप्रेजेंटेटिव हमारे चुने हुए होते हैं, हम उनको इलेक्ट करते हैं, 18 ईयर्स से अबव वाले लोग। द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। In addition to enacting laws, legislature have the authority to raise taxes. लॉज तो वो इम्प्लीमेंट बनाते ही करते ही हैं, इसके अलावा वो टैक्सेस भी कलेक्ट कर सकते हैं, बजट वगैरह, मनी बिल्स, ये सब निकालते हैं, ठीक है। मनी बिल हमेशा लोकसभा निकालती है। एग्जीक्यूटिव क्या है बच्चों? एग्जीक्यूटिव इन लॉज को इम्प्लीमेंट कराते हैं। लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करता है, जुडिशरी कोई भी डिस्प्यूट्स होती है उसको सॉल्व करता है।
So at different organs of the government, we find functions who take day-to-day decisions but do not exercise supreme power on behalf of the people. तो day-to-day के वो decision ले रहे हैं, exercise नहीं कर पा रहे power. So all those functionaries are collectively as the executive. Executive is the law implementing body. Basically आपको इतना सा ही याद रखना है. ये laws को execute करते हैं. It is a body of person having major policies, make decision and implementing them on the basis of the constitution. सो बेसिकली सपोज करो जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, IAS ऑफिसर्स वगैरह, ठीक है, जो हमारे नेता लोग होते हैं, वो सब कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव का भी हिस्सा होते हैं बच्चों. जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, तो वो फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों को एग्जीक्यूट कराएगा. एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट. ये बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है CBSE के एग्जाम में. तो हमारा जो पंचायती राज सिस्टम है ना, या रूरल लोकल गवर्नमेंट है, उसको पंचायती राज सिस्टम कहते हैं. उसमें 3 लेवल्स हैं. सबसे नीचे एक्चुअली में तो वैसे ग्राम सभा मिल करके ग्राम पंचायत बनाती है, ठीक है. बहुत सारी ग्राम पंचायत मिलकर ब्लॉक समिति बनाते हैं, बहुत सारी ब्लॉक समिति मिलकर के जिला परिषद बनाती है, ठीक है. सो अंडर द 3 tier ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन, जिला परिषद इज द एपेक्स बॉडी. जिला परिषद सबसे पावरफुल बॉडी है. इट इज फॉलोड बाय द पंचायत समितिज, ठीक है, एंड एट द ब्लॉक लेवल एंड ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल. समझ आ गया? वही तो जो मैंने अभी बताया. ईच विलेज हैज ग्राम पंचायत हुज मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द एंटायर अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, जिसको हम बोलते हैं ग्राम सभा. तो ग्राम सभा में कौन से लोग आएंगे बच्चों? जितने भी 18 एंड अबव वाले लोग हैं, 18 प्लस वाले जितने भी लोग हैं, वो सारे ग्राम सभा के मेंबर्स हैं, ठीक है. A few gram panchayat are joined together to form block samiti. All panchayat samitis in district collectively known as जिला परिषद, ठीक है. तो बहुत सिंपल है. आप चाहो तो इसका यहाँ पे फ्लो चार्ट भी बना सकते हो. जब ऐसा आंसर आए, मेक अ फ्लो चार्ट, और उस फ्लो चार्ट के अंदर ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, एंड देन यू कैन मेक जिला परिषद. What are the powers and responsibilities of village पंचायत? क्या काम है विलेज पंचायत का? प्रेपरेशन प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस ऑफ द विलेज. कोई भी ऐसे डिस्प्यूट्स वगैरह हो गए, वो सॉल्व करना है, ट्राई करना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने का. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. It charges and collects all the taxes and duties also. So basically they solve the local problems, okay? And to solve the local problems they require money. So that is why they collect taxes also. जैसे सपोज करो कि किसी ने कोई नया डेयरी खोला, वहाँ पे डेयरी फार्म खोला, तो उनको थोड़ा बहुत टैक्स भी देना पड़ेगा मेंटेनेंस के लिए. फंक्शंस ऑफ द ग्राम सभा. ग्राम सभा मीट्स एटलीस्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर. हर क्वार्टर में मिलते हैं ये, और ठीक है ना, इनका डेट भी बहुत सिंपल है. पूरे इंडिया के अंदर जितने भी गांव हैं वहाँ पे ग्राम सभा मीट करती है ऑलमोस्ट एक ही डेट पर. अलग अलग क्वार्टर होता है ना, मार्च, अप्रैल, मई. ये एक क्वार्टर हुआ तो 1 मई को मिल लेंगे, ठीक है. देन सपोज करो अब ये 1st क्वार्टर हुआ, 2nd क्वार्टर हो जाएगा आपका जून, जुलाई, अगस्त, तो 15 अगस्त को मिल जाएंगे ये लोग, ठीक है. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2 अक्टूबर को मिल जाएंगे, सारे के सारे इकट्ठा होंगे, ठीक है. दिसंबर, जनवरी, फरवरी 26 जनवरी को मिलेंगे. तो इस तरीके से एक बार हर क्वार्टर में मिलते हैं, 4 बार तो मिलते ही मिलते हैं, और डिस्कस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम चल रही है. डिसाइड्स द डेवलपमेंट वर्क विच इज टू बी कैरिड आउट बाय द पंचायत. अभी हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है गाँव में, यूथ लोगों की, तो मुझे स्कूल खुलवाना पड़ेगा. एक गाँव है वहाँ पे, मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो सोचते हैं कि एक हॉस्पिटल होना चाहिए, ठीक है. तो इस तरीके से दे डिस्कस. इट सजेस्ट द रेमेडियल मेजर्स ऑफ द इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ द पंचायत. जो भी इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम है उसकी रेमेडीज निकालते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं. इट क्वेश्चंस एंड एग्जामिन्स द डिसीजन ऑफ द पंचायत. और ग्राम सभा बेसिकली पूछती भी है कि आप क्यों हॉस्पिटल खोल रहे हो, यहाँ पे जरूरत है क्या? तो वो बता देंगे, अरे हाँ यार यहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं तो एक हॉस्पिटल होना चाहिए. समथिंग लाइक दैट दे डू. What are the demerits of local self government? हाँ देखो, डीमेरिट तो है, इसीलिए हम लोगों ने बेसिकली कुछ थोड़े बहुत चेंजेस भी किए थे, है ना. 1992 के बाद हमने चेंजेस किए हैं कि कैसे हमारी लोकल गवर्नमेंट थोड़ी स्ट्रेंथन हो जाए. सबसे पहले तो यहाँ पे रेगुलर इलेक्शंस ही नहीं होते थे बेटा, ठीक है. फिर कुछ पर्टिकुलर अपर कास्ट के लोग पंचायत में मेंबर बन जाएंगे, अपने हिसाब से चीज़ें चलाने लगेंगे, अपने कास्ट के लिए काम करने लग जाएंगे. यहाँ पर इग्नोरेंस भी है, लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, भोले भाले हैं, इलिटरेसी है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ऑफिशियल कंट्रोल होता है वहाँ पर. जो स्टेट लेवल के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आकर के इंटरफेयर करते हैं, एंड बेचारों के पास पैसा भी नहीं होता. तो ये सारी प्रॉब्लम है.
इट्स जस्ट अ स्मॉल हिंट। अगर ये जैसे 3 मार्क का है तब तो तुम लिख सकते हो, लेकिन अगर ये 5 मार्क का है तो यू विल हैव टू एक्सप्लेन इट ऑल्सो लिटिल बिट, ओके, एड एक्सप्लेनेशन। ये तो तुमको करना पड़ेगा, नोट्स तो तुमको खैर मैं दे ही दूंगी, है ना, as I've told you. What makes India a federal country? Very important question, guys. 100% guaranteed question है, ये आएगा किसी ना किसी सेट में for sure. What makes India a federal country? तो इंडिया जो है फेडरल कंट्री है क्योंकि यहाँ पर 3 लेवल्स हैं। वो तो होना ही चाहिए ना, लेवल ऑफ गवर्नमेंट अलग अलग नहीं होगी तो कैसे चलेगा। सेंट्रल, स्टेट, पंचायती राज नहीं, आप यहाँ पे तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लिख दो, लोकल, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिमार्केट्स द पावर ऑफ द सेंटर एंड स्टेट इन डिफरेंट लिस्ट, अलग अलग लिस्ट में पावर है हमारे पास रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में सबके पावर्स मेंशन्ड है। जुडिशरी जो है वो क्या करती है, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। सो दिस मेक्स आवर इंडिया अ फेडरल कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, which policies have strengthened federalism in India? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने पढ़ा हम इंडिया को कैसे कह सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट है, अब हम पढ़ रहे हैं कैसे फेडरलिज्म प्रैक्टिस होती है। तो सबसे पहले हमने लिंग्विस्टिक पॉलिसीज बनाई, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाया, ऐसा पॉलिसी बनाई। आज़ादी के बाद हमने इस तरीके से बाउंड्रीज बनाई है स्टेट की कि सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक जगह इकट्ठे रहें, ठीक है। देन लैंग्वेज पॉलिसी का मतलब है हमारे देश में कोई एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है, 22 लैंग्वेजेस हैं जिसको हमने ऑफिशियल स्टेटस दे रखा है। लाइक ऑफिशियल नहीं बोलूंगी, ऑफिशियल बोलूंगी, नेशनल लेवल का स्टेटस नहीं बोलूंगी नेशनल लैंग्वेज का, लेकिन हाँ 22 लैंग्वेजेस को शेड्यूल लैंग्वेज बोल रखा है हमने, जो कि 8th शेड्यूल में मेंशन्ड है। सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी चेंज हुई है बच्चों। 1990s के बाद ना हमारे देश के अंदर रीजनल पार्टीज बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई है ना, उसके चलते जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं दे हैव आल्सो बिकम क्वाइट पावरफुल, और अब उनको भी कोलिएशन में लिया जाता है जब केंद्र की सरकार बनाई जाती है तो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी अकेले पूरी की पूरी सरकार चला रही है, 2-3 पार्टी मिलकर के सरकार बना लेती है। अगर एग्रीकल्चर और कॉमर्स स्टेट का सब्जेक्ट है तो एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स मिनिस्टर क्यों होते हैं यूनियन कैबिनेट में, है ना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो देखो, ऑल्दो एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स आर द स्टेट सब्जेक्ट, वी हैव मिनिस्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स एट द यूनियन कैबिनेट बिकॉज द वाइडर प्रोस्पेक्ट ऑफ दीज सब्जेक्ट्स रिगार्डिंग इंटर स्टेट ट्रेड। क्योंकि एक स्टेट जो है वो अकेले एग्रीकल्चर करके खुद ही उगा के खुद ही तो नहीं खाएगा ना, उसको किसी ना किसी स्टेट के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। अब गेहूं सपोज करो पंजाब में उग रहा है, चावल उड़ीसा में या असम में उग रहा है, तो ये दोनों को एक दूसरे के साथ ट्रेड भी तो करना है ना, इसीलिए हम लोगों ने यूनियन लेवल पे बना रखा है इनके मिनिस्टर्स। A uniform policy has to be legislated for all the states. The agriculture and economic experts are the part of the planning commission. तो इसलिए हमें एक यूनियन पॉलिसी, एक यूनियन लेवल की क्या चाहिए, लोग चाहिए पॉलिसी मेकिंग के लिए, ठीक है। तो किस लिए, ट्रेड के लिए, पॉलिसीज बनाने के लिए, एंड एग्रीकल्चर वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन है इंडिया में, तो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाने के लिए अपने को चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, डिस्कस द डुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का एक ही काम नहीं है, दो काम है फेडरलिज्म के। फेडरलिज्म को क्या करना है, फेडरलिज्म को डाइवर्सिटी एंड यूनिटी दोनों से काम है। डाइवर्सिटी को क्या करना है, अकोमोडेट करना है, एंड यूनिटी को प्रमोट करना है। 2 ऑब्जेक्टिव है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, इसलिए तो हम बोलते हैं। So as federalism has 2 or more levels, it needs to promote the unity of the country and it also needs to accommodate the diversity. The above 2 aspects are crucial for the institution to practice federalism. ठीक है, the government at different levels should agree to some rules of power sharing. इसीलिए सरकार को कुछ रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग फॉलो करना पड़ेगा। जैसे क्लास में अगर 2 मॉनिटर है, मॉनिटर 1 मॉनिटर 2, तो दे हैव टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, तभी उनकी क्लास जो है शांत रहेगी, है ना। सो दे शुड हैव द ट्रस्ट ऑल्सो एंड दे शुड हैव द अग्रीमेंट टू लिव टुगेदर ऑल्सो। यहाँ पर जैसे दोनों मॉनिटर के बीच में ट्रस्ट भी होना चाहिए, एक अग्रीमेंट भी होनी चाहिए। ऐसे सारे स्टेट्स के बीच में कुछ अग्रीमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट है। एग्जामिन द होल्डिंग टुगेदर नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। देखो, हम होल्डिंग टुगेदर का मतलब ही ये है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने पकड़ के रखा हुआ है, तो ये अपनी आज़ादी से कहीं जा नहीं सकते। तो ऐसा है ना, हमारे देश के अंदर जो स्टेट्स हैं वो खुद को ऐसे अलग से कोई कंट्री नहीं डिक्लेयर कर सकती, लेकिन कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर ये पॉसिबल है
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो स्टेट्स हैं, इफ दे वांट दे कैन सक्सीड एंड दे कैन फॉर्म अ न्यू नेशन, बट सेम इज नॉट द केस विद इंडिया. सो स्टेट्स हैव बीन नॉट गिवन द आइडेंटिकल पावर्स विद यूनियन गवर्नमेंट. कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस भी दे रखा है हमने. अपार्ट फ्रॉम दीज सम टेरिटरीज ऑफ द इंडियन यूनियन लाइक चंडीगढ़, लक्षद्वीप, ये सब जो है, कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली जो है, इनको यूनियन गवर्नमेंट ही मैनेज करती है. स्टेट्स भी हैं हमारे पास, लेकिन यूनियन टेरिटरीज भी हैं जिसको मैनेज कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगी. ठीक है, तो इंडिया के अंदर फेडरलिज्म में ना पावर जो है थोड़ा सा इंक्लाइंड है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, इसीलिए कभी कभी इंडियन फेडरलिज्म को क्वाज़ी फेडरलिज्म भी कह देते हैं. You can use that quasi federalism also. Write down the features of coming together federation. यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे स्टेट्स मिल करके इकट्ठे हो जाते हैं so that they can pool their sovereignty, so that they can increase their security. अपनी security को बढ़ाने के लिए ये लोग साथ में आए हैं. ठीक है, so in this category of federalism all the constituent states usually have equal power and are strong. यहाँ पर सारे स्टेट्स का सेम पावर होता है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पावरफुल होते हैं. हमारे यहाँ पे सारे स्टेट्स का सेम पावर तो नहीं है ना होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में, कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर है. यहाँ पर हर स्टेट को किसी को स्पेशल पावर नहीं मिलने वाला है. ठीक है, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, ये तो बहुत बार बता चुकी हूँ, कल भी बताया था. होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के फीचर्स अभी जस्ट किया हमने. इज इट राइट टू से दैट अ फेडरल कंट्री बट द वर्ड फेडरलिज्म इज नॉट यूज्ड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? यस, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री. नहीं होता तो फेडरलिज्म थोड़ी पढ़ाते हम तुमको, लेकिन कहीं पे भी हमने फेडरेशन वर्ड नहीं यूज किया, हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स यूज किया है. ठीक है, सो इंडिया हैड emerged एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन. सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स जो है देश का हिस्सा बन गए. The Constitution declared India as a union of state. Although it did not use the word federation, the Indian Union is based on the principle of federalism. India is fulfilling all the requirements which are required for a federal country. But question ये भी आ सकता है कि क्यों नहीं यूज किया फेडरेशन? Why union of states? Because हमारे सारे states जो है ना उनके बीच में it is not just kind of agreement, समझौता ट्रीटी नहीं है, उनके बीच में सच में एक यूनिटी है, इसीलिए हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स उसको कहा है. ठीक है, लोकल पीपल नो द लोकल प्रॉब्लम्स एंड इट्स सोल्यूशन बेटर. यस, एब्सोल्युटली राइट. सपोज करो मेरे घर के आगे सड़क टूट रही है, मुझे ज़्यादा दिक्कत आ रही है ना, मुझे पता है ना वो क्या प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए. सो डिसेंट्रलाइजेशन हैज़ नंबर ऑफ एडवांटेजेस. इट एम्स एट डीलिंग विद द लोकल प्रॉब्लम एट लोकल लेवल, है ना, लोकल प्रॉब्लम को लोकली सॉल्व कर दिया जाए. लोकल पीपल नो देयर प्रॉब्लम्स मच बेटर देन द आउटसाइडर्स. जैसा कि मैंने आपको अभी कहा, they also have better idea regarding the management of things, like they have better solutions also because they are living there. they know अगर ऐसा ऐसा तुमने कर दिया तो हो सकता है कल को वापस सड़क टूट जाए, इस सड़क को बनाने के लिए ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट है ना, तो ये उनको पता होता है. they can specify the important problems and allocate more money for pressing problems. प्रॉब्लम तो बहुत सारी होगी ना यार, बट they know कि कहाँ पे पैसे खर्च करने ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है. Highlight the support given by local government in lessening the workload of the center and state government. क्या लोकल गवर्नमेंट की आने की वजह से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स का काम कम हुआ है? ऑफ कोर्स बेटा, अगर क्लास टीचर ने 2 मॉनिटर अपॉइंट किए हैं तो मॉनिटर कुछ तो करेगा ना, राइट? तो टीचर का तो काम कम हो जाएगा ना. जस्ट लाइक दैट द लोकल गवर्नमेंट टेक अप सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे कैन टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे शेयर सम ऑफ देयर बर्डन्स एंड अलाउ देम to concentrate on matters of the state importance. Much of their time which was hitherto wasted in local problem now could be devoted to other important issues of the state importance. ठीक है, local problem local लोग solve कर लेंगे. Give the key features of federalism. Most important question. मैं वही सोच रही थी अभी तक आया क्यों नहीं. और इसका हमारे पास एक ट्रिक है बेटा, एंड ट्रिक इज जित कर्ड. जीतने के लिए पहले मम्मी दही चीनी खिलाती है ना, वही है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, देयर आर 2 or more levels of government. ठीक है, देयर आर 2 or more levels of government. नेक्स्ट इज ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट हैज इट्स ओन jurisdiction. सबका अपना अपना क्षेत्राधिकार होगा. ठीक है, power and function of each tier of government is specified and guaranteed by the constitution. So constitution, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं पावर्स. द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन गिवन द पावर टू सेटल डिस्प्यूट्स. यस, ओनली सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरप्रेट
द चेंजेस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ही इंटरप्रेट कर सकती है। फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड यूनिलेटरली नहीं चेंज कर सकते, and they have to share the power and revenue also. Sources of revenue has to be decided, and last is it has got dual objective, ठीक है, इसके dual objective है क्या करना भाई, यूनिटी भी बढ़ानी है, स्ट्रेंथ भी, यूनिटी भी बढ़ानी है, डाइवर्सिटी को भी अकोमोडेट करना है। मेजर स्टेप्स क्या लिए गए थे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, इसका भी एक ट्रिक है, एंड दैट ट्रिक इज सेक पर वॉर। तो क्या हुआ 1992 में कि हमारी लोकल गवर्नमेंट हिस्ट्री इतनी ज्यादा स्ट्रेंथन हो गई। तो बच्चों सबसे पहले तो हम लोगों ने इलेक्शंस होल्ड करना मैंडेटरी कर दिया, ठीक है, इलेक्शंस को मैंडेटरी कर दिया, एंड हमने एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बॉडी भी बनाई, ठीक है, कहाँ लिखा हुआ है, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन बॉडी बना दी, ठीक है, SEC हो गया ये। Reservation of seats in the elected bodies at the executive heads of the institution for the scheduled caste, scheduled tribe। तो reservation दे दिया हम लोगों ने किसके लिए, scheduled caste, scheduled caste tribes को executive heads के लिए। फिर 1/3 सीट्स हमने women के लिए दे दिया, W हो गया यहाँ पे, ठीक है, 1/3 सीट किसको दे दिया, women के लिए दे दिया हम लोगों ने, अच्छा दिख नहीं रहा था क्या, ठीक है। एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू, पावर इनको शेयर करना पड़ेगा किसके साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन बना दिया, इलेक्शन मैंडेटरी कर दिया, पावर एंड रेवेन्यू शेयर करने को बोला, विमेन को 33% रिजर्वेशन और एग्जीक्यूटिव हेड्स में रिजर्वेशन SC ST एंड OBCs के लिए। So what is federalism? It is the system of government in which the power is divided between dash authority and various other constituent units. Homework. Need to answer in the comment box. ठीक है, comment box में आंसर करो, बताओ क्या होगा, इसका आंसर आपको बताना है बच्चों, किसमें पावर डिवाइडेड होती है। Then difference between unitary and federal government, again इसका भी आंसर तुमको comment box में बताना है। And then the source is there, and you have to answer this question from the source, ठीक है। So that's all for today, my dear students, and that's all for today. Keep shining, keep working, let's crack it. Thank you so much, and don't forget to use the code RSYT. Let's crack it.